Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will start the third session from the chapter number 9, Transport. Chapter number 9, Transport. Today we will learn about the transport in animal. We have learned transport in plant and transpiration. Today we will start transport in animal. Student, open page number 185. Page 185, the topic is transport in animal. In this world, there are two types of animal, unicellular animals and multicellular animal. In case of unicellular animal, they have only one cell. और इस सेल के अंदर ऑक्सीजन गैस का एंटर होना या उनको फूड हासिल करना है एंड एक्स्ट्रा जो उनकी बॉडी में वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करना है. ठीक है, तो इसके लिए अगर आप एग्जांपल लें अमीबा की, तो फूड मॉलिक्यूल्स उनकी बॉडी में डायरेक्ट डिफ्यूज़ होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से. ऑक्सीजन गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो रहा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एंड जो वाटर जो भी उन्होंने फूड इनटेक किया है वेस्ट प्रोडक्ट उनकी बॉडी से बाहर डिफ्यूज़ आउट हो रहा है. सो दे हैव अ ओनली सिंपल मेथड. दिस इज़ नोन एज द सिंपल डिफ्यूजन. इट इज़ नोन एज द सिंपल डिफ्यूजन. इनकी बॉडी में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ज़रिए डिफ्यूज़ होकर फूड भी अंदर जा रहा है. ऑक्सीजन गैस भी दे टेक ऑक्सीजन थ्रू सिंपल डिफ्यूजन एंड गेट रिड वेस्ट प्रोडक्ट वेस्ट मटीरियल फ्रॉम देयर बॉडी बाय सिंपल डिफ्यूजन. क्योंकि उनके पास तो सिर्फ एक सेल है, उनको ये मटेरियल पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करना है. बहुत बड़ी बॉडी नहीं है. बट इन केस ऑफ लार्ज एनिमल, इन केस ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, काउ, रैबिट, कोई भी एनिमल अगर आपके जहन में आ रहा है तो उनके पास सिंपल डिफ्यूजन का मेथड जो है वो पॉसिबल नहीं है. पूरी बॉडी में ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करना है, पूरी बॉडी को फूड इनटेक जो उन्होंने किया था, मुंह से लिया था ना फूड, है ना, उन्होंने अपने माउथ से फूड इनटेक किया. अब उनके ब्रेन तक फूड पहुंचाना है, ब्रेन तक ऑक्सीजन पहुंचाना है, पाँव के नेल्स तक उनकी पूरी सप्लाई होनी है. तो दे हैव द अनदर सिस्टम. दे रिक्वायर द प्रॉपर ट्रांसपोर्ट सिस्टम to carry substances from one part of the body to another. इसके लिए जो उनके पास सिस्टम होता है that is known as the circulatory system. It is known as the circulatory system. यानी इनके पास एक प्रॉपर एक सिस्टम मौजूद है जो ऑक्सीजन को, फूड को, ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, हार्मोन्स हैं या वाटर को, फूड को, इन तमाम चीज़ों को एक एक ईच एंड एवरी सेल तक डिस्ट्रीब्यूट करें. तो सर्कुलेटरी सिस्टम से फ़ौरन आपके जहन में क्या लफ्ज़ आ जाएगा? जी, ब्लड. ठीक है ना, ब्लड जो है इट मेक द सर्कुलेटरी सिस्टम. और सर्कुलेटरी सिस्टम अगर आप एनिमल्स को देखें, स्मॉल एनिमल्स हैं, मोलस्का है, कॉकरोच है, इस तरह के छोटे इंसेक्ट्स वगैरह को अगर आप देखें, और अगर आप हायर एनिमल्स को देखें, कैट है, रैट है, इनको देखें, तो यू कैन फाइंड दैट देयर आर टू टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम. नंबर वन इज़ अ ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड नंबर टू इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम. आपको नाम से ज़ाहिर हो रहा है. ओपन का मतलब होगा कि इनके पास पूरी एक वेसल्स नहीं है, ब्लड जो है ओपनली तमाम टिश्यू में डिस्ट्रीब्यूट होता है. क्लोज का मतलब होगा दे हैव अ प्रॉपर वेसल्स. ठीक है, तो आ जाइए नंबर वन हम देख लेते हैं. व्हाट इज रिटन हियर? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड फ्लो थ्रू द spaces among tissue, so it directly come in contact with tissue. It remain filled in the open tissue space called sinuses. ये वर्ड आप अंडरलाइन कीजिए. यानी ये वो सिस्टम है जिसके अंदर छोटा सा इनके पास अगर हार्ट है, नहीं तो हार्ट की तरह मिलता जुलता एक पंपिंग ऑर्गन होता है और इससे ब्लड को पंप करते हैं पूरे बॉडी में, पूरे टिश्यूज़ में जो है ये ब्लड जो है वो स्प्रेड आउट हो जाता है, पूरे स्पेस जो फिल कर लेता है और इस स्पेस को हम साइनसिस कहते हैं. ठीक है, अगेन आफ्टर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद टिश्यू, अब ऑक्सीजन उन्होंने दे दिया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न ले लिया, वेस्ट प्रोडक्ट ले लिया, ब्लड एंटर द पंपिंग ऑर्गन और हार्ट विच फॉर्म इनटू द ब्लड वेसल्स. ये वेसल्स जो है इनके पास
ओपन होते हैं। प्लीज़ इसको अंडरलाइन कर लीजिए ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को। नेक्स्ट वन, द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। द क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ सिस्टम अलाउ ब्लड टू फ्लो inside the closed tubal blood vessels and never come out in direct contact with टिश्यू। जैसे आपके पास है, हमारे पास है, आर्टरीज हैं, वेन मौजूद हैं और ब्लड जो है वो इन वेसल्स के अंदर ही फ्लो करता है और उसके बाद बारीक बारीक वेसल जिसको हम कैपिलरीज कहते हैं उसमें डिवाइड होते हैं और हमारे पूरे टिश्यू और पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर देते हैं। अगर आप डायग्राम देखना चाहें तो ब्लड फ्लो टू हेड एंड आर्म को शो किया हुआ है। ये आपके पास हार्ट है, ठीक है। हार्ट में से निकलने वाला ब्लड जो है सुपीरियर वेना केवा नज़र आ रहा है आपको, ये आपको पल्मोनरी वेन वगैरह लिखा हुआ है। ये पूरा ये आपके अपर पार्ट में हेड रीजन में ब्लड सप्लाई करते हैं, जबकि ये नीचे अगर आप देखें तो ये ब्लड फ्लो जो है डाइजेस्ट सिस्टम और लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई हो रही है। लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है कंटिन्यूसली सप्लाई होता है और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वापस लंग्स में आता है, हार्ट में आता है, फिर हार्ट से दोबारा ये लंग्स के अंदर एंटर होते हैं। दिस इज़ अ क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर तमाम वेसल्स इस्तेमाल होते हैं। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ अ ट्रांसपोर्ट इन मैन। ट्रांसपोर्ट इन मैन, हम स्पेशली मैन को डिस्कस करेंगे। तो मैन के पास कौन सा सिस्टम होगा? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम को जब हम रीड करते हैं, पढ़ते हैं, तो हम ये बात नोट करते हैं कि देर आर थ्री वेसल्स, देर आर थ्री टाइप ऑफ वेसल, दैट इज़ अ आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज। इसके अलावा एक ऑर्गन, एक पंपिंग स्टेशन होगा जिसको हम कहेंगे हार्ट, और ये पंपिंग स्टेशन ये इस वेसल में क्या चीज़ रन कर रही है? दैट इज़ अ ब्लड, दैट इज़ अ ब्लड। तो आप यू can say that the circulatory system of man is consist of three component. Number one is a blood, number two is a heart and number three is a blood vessel. ये तीनों मिलके जो है ह्यूमन की सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करते हैं। आज हम ब्लड वेसल्स और ब्लड के बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट सेशन हम हार्ट के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिस्कस करेंगे। नाउ पेज नंबर 187, पेज नंबर 187 पे आ जाइए। यहाँ पे आपको ब्लड के बारे में इन्होंने थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है कि ब्लड जो है, एक्चुअल हम क्लास 7 और 8 में भी पढ़ के आए थे कि ब्लड इज़ अ टाइप ऑफ टिश्यू, ठीक है तो ये टिश्यू बट इट इज़ प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है तो टिश्यू सॉलिड नहीं है बल्कि इट इज़ प्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ फ्लूइड और ये पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है। एंड इसकी वजह से, इस ब्लड की वजह से आपको ऑक्सीजन गैस, फूड, वाइटामिन्स, हार्मोन्स, मेडिसिन सब चीज़ें जो है प्रोवाइड होती हैं। और वापसी में क्या लेकर आता है? जी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो किडनी के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट होती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके लंग्स से नोज़ के ज़रिए बाहर एक्सक्रीट हो जाती है। ब्रॉडली अगर आप ब्लड को पढ़ना चाहें तो यू कैन डिवाइड द ब्लड इनटू टू पार्ट, कार्पसेस एंड प्लाज्मा। कार्पसेस एंड प्लाज्मा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्पसेस एंड प्लाज्मा? यानी लिक्विड फॉर्म एंड सॉलिड फॉर्म। अगर आप ब्लड को किसी टेस्ट ट्यूब में रख दें तो थोड़ी देर बाद आप देखते हैं कि नीचे सॉलिड पार्ट जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, दैट इज़ अ ब्लड कार्पसेस। और आपको ये बात मालूम है कि ब्लड कार्पसेस अगर आप छोटी क्लास से पढ़ चुके हैं कि दैट इज़ अ रेड ब्लड कार्पसेस एंड वाइट ब्लड कार्पसेस। इसके अलावा प्लेटलेट्स और जितनी भी हैवी सब्सटेंसेस है वो आपके नीचे यहाँ पे कार्पसेस में जमा हो जाते हैं। इसके अलावा जो लिक्विड पार्ट है येलो कलर का, लाइट येलो कलर का लिक्विड पार्ट जो है वो ऊपर जमा हो जाएगा, दैट इज़ नोन एज द प्लाज्मा। अब इस लिक्विड पार्ट में क्या क्या हो सकता है? लिक्विड पार्ट में बहुत सारा वाटर होगा, है ना, लिक्विड है। वाटर में क्या चीज़ डिजॉल्व होगी? मिनरल्स, प्रोटीन, एंटीबॉडीज़। ये प्रोटीन जो है बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह भी होंगे। इसके अलावा हमारे ब्लड के बहुत सारे पोर्शन जो है वो प्रोटीन से ही बने हुए होते हैं। अंडरस्टैंड आपने किया कि ब्लड कैन डिवाइड इनटू प्लाज्मा एंड कार्पसेस। प्लाज्मा में लिक्विड पार्ट एंड कार्पसेस ऑल सेल्स। ओके, नंबर 1 प्लाज्मा हम स्टडी करेंगे। ये बात मैंने आपको पहले बता दिया कि ब्लड के अंदर तकरीबन 55% बाय वॉल्यूम जो है वो लिक्विड मौजूद है एंड पेल येलो लिक्विड इज़ अबाउट 90% ऑफ प्लाज्मा इज़ वाटर। प्लाज्मा इज़ वाटर।
और इसके अंदर क्या क्या चीज़ डिज़ोल्व है आप अंडरलाइन कर लीजिए। डिज़ोल्व मिनरल्स है, सॉल्ट है, बाइकार्बोनेट, सल्फेट, क्लोराइड, सोडियम, पोटेशियम, ये तमाम सॉल्ट जो हैं वो बहुत स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ के लिए, हमारी ज़िंदगी के लिए। दीज ऑल सब्सटेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दीज ऑल आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ आयरन। सॉल्ट ऑफ कैल्शियम आर ऑल्सो प्रेजेंट इन ब्लड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब लाजी बात है, आपका जब हाथ कट जाता है, ब्लड बहने लगता है, तो थोड़ी देर के बाद उसमें हवा लगती है और ब्लड जो है वो क्लॉट हो जाता है। ये मैं आगे आपको डिस्कस करूँगी, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, सॉल्युबल प्रोटीन आर ऑल्सो प्रेजेंट। यानी अगर आप प्लाज्मा को देखें तो इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन भी मौजूद है। उनके नाम क्या क्या है? नंबर 1 एल्ब्यूमिन, नंबर 2 ग्लोबुलिन, नंबर 3 फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन। फिब्रिनोजेन एंड प्रोथ्रोम्बिन जो है वो ब्लड को क्लॉट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ब्लड क्लॉट होता है। जबकि ग्लोबुलिन जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज इन योर बॉडी। The last two play important part in the clotting of blood. Antibodies are also present in plasma which are involved in the fighting disease. जैसे आपकी बॉडी में कोई बाहर से कोई न्यू जर्म्स एंटर होते हैं तो उनको फाइट करने के लिए, उनको किल करने के लिए आपकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ भी होते हैं, और इसके अलावा वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो भी मौजूद होते हैं, वो भी ऑर्गेनिज्म को किल करते हैं। प्लाज्मा कंटेंट, इसके अलावा प्लाज्मा में और क्या क्या हो सकता है? भाई आपने खाना खाया था, डाइजेस्टिव फूड होगा, और ये डाइजेस्टिव फूड के सिंपल फॉर्म होंगे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड एंड वाइटामिन्स, ठीक है। इसके अलावा अब आपके ब्लड में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट भी होगा जो वापस बाहर निकलना आपकी बॉडी से, जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है। मैंने अभी ये बताया कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो नोज़ के ज़रिए बाहर निकल जाएगा। लेकिन जो दूसरे प्रोडक्ट हैं सच एज द यूरिया एंड यूरिक एसिड, ये जो है तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं, और ये किडनी के ज़रिए यूरिन की शक्ल में हमारी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाता है। अगर आप अपने बुक में पेज नंबर 187 पे बने हुए चार्ट को देखिए तो आपको ये बात नज़र आएगी कि ब्लड को यू कैन डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स: प्लाज्मा, कार्पसेस एंड प्लेटलेट्स, ठीक है। प्लाज्मा मीन लिक्विड पार्ट, कार्पसेस तमाम सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स, एंड प्लेटलेट्स इज़ अ फ्रेगमेंट ऑफ सेल्स हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नीचे आ जाइए, कार्पसेस आपके पास 2 तरह के हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। हम बचपन से पढ़ते हुए आए, डब्ल्यूबीसी मीन वाइट ब्लड सेल्स, आरबीसी मीन रेड ब्लड सेल्स। लेकिन बड़ी क्लास में आप इसका नया नाम पढ़ेंगे। आरबीसी को हम कहते हैं इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी को कहते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूको मीन वाइट, ल्यूकोसाइट, एंड आरबीसी को क्या कहेंगे? इरिथ्रोसाइट, ठीक है। ये आपको नज़र आ रहा है पेज 187 पे, आपने ये देख लिया चार्ट, ओके। कम इनटू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 188। पेज नंबर 188 में अगर आप आए तो आपको इरिथ्रोसाइट, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इरिथ्रोसाइट? रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के बारे में पूरी इन्होंने इन्फॉर्मेशन चार्ट की शक्ल में दी है। उसका साइज़ कितना होता है? बहुत छोटे होते हैं। उसका शेप क्या होता है? बाइकॉन्केव होते हैं, जैसे आपने डोनट खाते हैं ना, बिल्कुल डोनट शक्ल के होते हैं, बीच में होल नहीं होता लेकिन थोड़ा सा बीच में से दबे हुए होते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ कितनी होती है? 120 डेज होते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? तो हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस कर लेते हैं जी। शेप है बाइकॉन्केव, सर्कुलर लाइक डिस्क लाइक शेप होती है। अगर आप देखना चाहें तो आपको ये डायग्राम इस तरह नज़र आएगा कि ये इस तरह होते हैं। आपके बुक में पेज 189 पे भी डायग्राम बनी हुई है। ये दिस इज़ अ डोनट शेप के होते हैं रेड ब्लड सेल्स। इरिथ्रोसाइट जो है वो डोनट शेप के होते हैं। इनका साइज़ जो है वो बहुत छोटा होता है। देयर अबाउट 0.007 से लेकर 0.00 मिलीमीटर इन डायमीटर।
कॉम्पोजिशन अगर आप देखें, इनकी शक्ल देखें तो नॉन न्यूक्लिएटेड, ख़ास बात है इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, इनके पास रेड पिगमेंट होता है, दैट इज़ नोन एज द हीमोग्लोबिन, और इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ये रेड कलर के नज़र आते हैं। और हीमोग्लोबिन जो है वो आयरन से मिलके बनता है, और इसी हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन गैस जो है वो अटैच होने के बाद पूरी बॉडी को सप्लाई हो जाता है। यानी हीमोग्लोबिन और very important pigment which bind with the oxygen and supply to all part of the body. What is the quantity? इसकी क्वांटिटी कितनी होती है? बहुत ज़्यादा होती है, तकरीबन 50 लाख क्यूबिक मिलीमीटर होती है। कहाँ प्रोड्यूस होते हैं रेड ब्लड सेल्स, कहाँ बनते हैं? ये हमारी बॉडी के जितने लॉन्ग बोन हैं, लॉन्ग बोन जैसे आपके हाथों और पाँव की जो लंबी लंबी हड्डियाँ हैं, इनके बोन मैरो में ये ब्लड सेल्स बनते हैं, और फिर ये बाद में प्री मैच्योर बनने के बाद, बॉडी में आने के बाद मैच्योर हो जाते हैं। 120 डेज़ के बाद इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर ये लिवर में जाते हैं, लिवर में जाने के बाद इनकी ब्रेक डाउन होती है, और फिर ये आपकी बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ अ प्लेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। अभी मैंने आपको बता दिया, ये स्प्लीन में और लिवर में जाकर इनकी डिस्ट्रक्शन होती है, और ये बॉडी से बाहर एक्सक्रीट हो जाते हैं। व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ रेड ब्लड साइट? व्हाट इज़ अ फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट? द फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दो बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। नंबर 1, ये बाइंड करता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को, पूरी बॉडी में सप्लाई करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बॉडी से कलेक्ट करने के बाद लंग्स के ज़रिए बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर देता है। सो दिस इज़ अ चार्ट, आपको नज़र आ रहा है पेज 188 पे। हमने इसको पूरी इसकी इरिथ्रोसाइट के बारे में डिटेल हमने स्टडी कर लिया। अब आप आ जाइए, नीचे आपके पास एक चार्ट बना हुआ है, इसके अंदर इन्होंने ये बात बता दी है कि हीमोग्लोबिन अभी मैंने कहाँ बताया था? यस, इट इज़ प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन होता है। सो हीमोग्लोबिन आयरन रिलीज स्टोर इन लिवर, बाइल पिगमेंट एक्सक्रीटेड इन गट। यानी ये हीमोग्लोबिन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, बाइल पिगमेंट्स वगैरह बनाने के लिए भी ये काम आते हैं। इसके अलावा ये आयरन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी में सिर्फ आयरन की कमी हो तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, एनीमिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट अभी मैंने बताया था, ल्यूको मीन वाइट, तो वाइट ब्लड सेल्स के बारे में उन्होंने एक चार्ट बना के आपको एक्सप्लेन किया है। और इसको हम ल्यूकोसाइट को, वाइट ब्लड सेल्स को हमारी बॉडी के पुलिस भी कहते हैं, आर्मी है हमारी। अगर बाहर से कोई जर्म्स आ रहा है इसको किल करना है, या नए आने वाले जर्म्स के लिए एंटीबॉडीज़ बनाते हैं। यानी दो तरीके से ये आपको प्रोटेक्ट करते हैं। जो जर्म्स हमारी बॉडी में एंटर हुए उनको फ़ौरन पकड़ के मारना शुरू कर देते हैं। ठीक है, ये काम कौन करता है? न्यूट्रोफिल कर रहा होता है। लेकिन अगर कुछ जर्म्स ऐसे हैं जिनके लिए एंटीबॉडीज़ बनाने हैं तो फिर वो कौन करेगा? लिम्फोसाइट्स। ठीक है, इसके अलावा इनोसिन, अगर आपको एलर्जी हो जाती है तो ये सेल्स बढ़ जाते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि वाइट ब्लड सेल जो हैं वो आपकी बॉडी में आर्मी या पुलिस का काम करते हैं और आपकी बॉडी को सेव करते हैं। ठीक है, अच्छा, ल्यूकोसाइट को अगर हम देखें तो वी कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू अ ग्रेनुलोसाइट एंड ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का मतलब होता है कि ऐसे सेल्स जिनके अंदर छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट हो। ठीक है, और इसके अंदर ग्रेन्यूल्स ना हो। तो देयर आर 3 टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट: बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, ईसिनोफिल्स। बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, ईसिनोफिल, ये तीनों जो हैं एलर्जिक रिएक्शन में या फैगोसाइटोसिस करके सेल्स को पकड़ के मारते हैं, किल करते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। ए ग्रेनुलोसाइट जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते, ये 2 तरह के होते हैं। एक होता है मोनोसाइट और दूसरा होता है लिम्फोसाइट। मोनोसाइट भी फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनिज्म को पकड़ के, जर्म्स को पकड़ के किल करते हैं। लेकिन लिम्फोसाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं। जैसे बच्चों को हम बचपन में वैक्सीनेशन करवा देते हैं, टीबी की वैक्सीनेशन करवा दी हमने, पोलियो वैक्सीन पिलाई जाती है, तो उनके लिए उनकी बॉडी में बहुत सारे एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं, जो टाइम टू टाइम जब कोई ऑर्गेनिज्म उन पर हमला करता है, उनके ऊपर वॉर शुरू हो जाती है आपकी बॉडी के अंदर, और ये एंटीबॉडीज़ जो हैं वो जाकर उन ऑर्गेनिज्म को फिर किल कर देते हैं। पेज नंबर 189 पे अगर आप देखिए तो आपके पास डायग्राम बनी हुई है। ऊपर वाली डायग्राम मैंने आपको पहले भी शो किया था। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ आरबीसी, इरिथ्रोसाइट। बीच में सुराख नहीं होता है, होल नहीं होता है,
ये डोनट शेप के होते हैं, अंदर से दबे हुए होते हैं। दिस इज़ अ वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स ये आपके पास जो शुरू ये है, दिस इज़ अ न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल की डायग्राम बनी हुई है। ये ग्रेनुलोसाइट्स होते हैं, ठीक है। और ये लिम्फोसाइट है, ये ए ग्रेनुलोसाइट है, ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे फैगोसाइटिस का मतलब यही होता है, इनगल्विंग बैक्टीरिया, इनगल्व करना, इनको निगल जाना, खा लेना। जैसे अगर आप जहन में अमीबा को लेकर आइए, ठीक है, तो अगर ये ऑर्गेनिज्म यहाँ पे मौजूद है, ये आपका पास वाइट ब्लड सेल्स है और कोई ऑर्गेनिज्म यहाँ पे है, तो ये आहिस्ता आहिस्ता इसके अपने लेग्स को, अपने पार्ट्स को आगे लेकर जाते हैं और इसको इनगल्व कर लेते हैं, ठीक है। और इस जर्म्स को इनगल्व करने के बाद इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं, इसको ख़त्म कर देते हैं, किल कर देते हैं। सो दिस इज़ नोन एज द इनगल्विंग ऑफ बैक्टीरिया। तो ये जितने भी हमारे पास ये न्यूट्रोफिल वगैरह हैं, ये प्रोसेस करते हैं, लेकिन लिम्फोसाइट जो हैं वो एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये मैंने सारा आपको डिटेल समझा दिया। अब आपके पास चार्ट बना हुआ है पेज नंबर 189 पे। 189 पे इन्होंने 5 आपके पास वाइट ब्लड सेल्स है, 5 टाइप्स के, 3 जो है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट है और 2 जो है हमारे पास ए ग्रेनुलोसाइट है। इनके बारे में डिटेल दिया है, ठीक है। तो न्यूट्रोफिल मैंने आपको पहले बता दिया कि इनका साइज़ बहुत बड़ा होता है, रेड ब्लड सेल से बहुत बड़े होते हैं, 2 से लेके 5 टाइम्स बड़े होते हैं। और ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय स्मॉल पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस। अभी जो मैंने आपको डायग्राम बना के समझाया था, फैगोसाइटोसिस के ऑर्गेनिज्म को अंदर इनगल्फ करते हैं और फिर इसको डाइजेस्ट कर लेते हैं। इसिनोफिल जो है, ये भी मैंने आपको एलर्जी रिएक्शन बताया था जी। इनके न्यूक्लियस जो है वो बाइलोब्ड होते हैं। इनके न्यूक्लियस अगर आप देखें तो ये थोड़े से इस तरह करके यूँ बने हुए होते हैं, ठीक है। जबकि न्यूट्रोफिल में ये इस तरह होते हैं, इनके न्यूक्लियस इस तरह होता है। इसिनोफिल के अंदर बाइलोब्ड होते हैं। इनएक्टिवेट द इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस अटैक पैरासाइट, यानी अगर कोई एलर्जी हो जाए, आपको कोई इन्फ्लेमेशन हो रही है आपकी बॉडी में, तो फिर ये वाले सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। थर्ड वन इज़ अ बेसोफिल। बेसोफिल जो है इनके पास न्यूक्लियस बाइलोब्ड होता है और ये तकरीबन बहुत कम होते हैं। अगर आप पूरे ब्लड हम चेक कर रहे हैं तो उसमें 1% हमारे पास बेसोफिल होते हैं, ठीक है। इनका काम क्या होता है, रिलीज हेपेरिन टू प्रिवेंट द ब्लड क्लॉट एंड हिस्टामीन विच कॉजेज इन्फ्लेमेशन। ये एलर्जी में जो हमें सब्सटेंसेस की ज़रूरत होती है वो तमाम चीज़ें वो रिलीज़ करते हैं। लास्ट वन मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट है। ये दोनों जो हैं वो ए ग्रेनुलोसाइट है। मोनोसाइट जो है वो 3 to 4 टाइम लार्जर होते हैं, ठीक है, और तकरीबन 3% होते हैं WBC। और इनका काम क्या होता है, डिस्ट्रॉय लार्ज पार्टिकल बाय फैगोसाइटोसिस। लास्ट वन इज़ अ लिम्फोसाइट। ये बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, इनके पास न्यूक्लियस जो होता है वो मौजूद होता है और ये तकरीबन 32% हमारी बॉडी में मौजूद है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दे आर रिस्पॉन्स टू द आर इम्यून सिस्टम। दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, आने वाले जर्म्स को पकड़कर किल करते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। नहीं तो आप इस पेजेस को दोबारा 102 दफ़ा पढ़िए ताकि आपको मज़ीद समझ में आ जाए। लास्ट इसका पार्ट है, दैट इज़ नोन एज द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं? प्लेटलेट्स जो है ये भी ब्लड के ही पार्ट है। द प्लेटलेट्स आर द फ्रेगमेंट ऑफ सेल विच आर फॉर्म फ्रॉम द लार्ज प्रीकर्सर सेल इन द बोन मैरो। और इनका काम क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इट प्रोड्यूस फिब्रोनोजेन टू फॉर्म द फिब्रिन। ये क्या होता है जी? देखिए जैसे आपका हाथ कट गया है ना, आपका हाथ कट गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। जब ब्लीडिंग होती है तो इसके पास, प्लेटलेट्स के पास एक प्रोटीन है जिसको हम कहते हैं फिब्रिनोजेन। फिब्रिनोजेन जैसे ही ऑक्सीजन गैस से कंबाइन होता है, इट फॉर्म द फिब्रिन। और जहाँ पे हमें चोट लगी है वहाँ पे एक नेटवर्क, एक जाली का बनाना शुरू कर देते हैं। हवा लगती जाती है और वो एक नेटवर्क बनाते जाते हैं और ये क्लॉट हो जाता है। इस तरह हमारा ब्लड बहना बंद हो जाता है, ठीक है। समझ आ रही? जैसे एक सुराख है, होल है, वहाँ से तो ब्लड निकलता रहेगा, तो वो सारे फ़ौरन फिब्रिनोजेन जो है कन्वर्ट हो जाएंगे फिब्रिन में, एक नेट सा बना लेंगे, रास्ता बंद कर देंगे, क्लॉटिंग हो जाएगी और क्लॉट होने की वजह से ब्लड बहना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी बोन मैरो में बनते हैं और इट प्रोटेक्ट ब्लड टू फ्लो, दैट इज़ कॉल्ड द क्लॉट। इसको हम कहते हैं क्लॉट। और इसकी वजह से वहाँ से ब्लीडिंग भी स्टॉप हो जाती है और मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिज़म
पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर नहीं होते। पैथोजेनिक का मतलब होता है जो डिजीज़ कॉज करे। नेक्स्ट टॉपिक इज ब्लड डिसऑर्डर। ब्लड डिसऑर्डर बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास बुक में सिर्फ 2 डिस्कस किया गया है, तो हम उनको ही डिस्कस करेंगे। नंबर 1 इज़ अ ल्यूकीमिया। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ल्यूकीमिया? इट इज़ अ ब्लड कैंसर, और इसके अंदर WBC यानी ल्यूकोसाइट के नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। ब्लड के अंदर जो WBC हैं उनके न्यूक्लियस के अंदर म्यूटेशन हो जाती है। वो ये बात भूल जाते हैं कि उनको कितना डिवाइड होना है। इर्रेगुलर, अनकाउंटेबल इनके अंदर जो है प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। बहुत ज़्यादा WBC के नंबर जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं, और RBC जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। सो इसको हम रीड करते हैं। इन दिस टाइप ऑफ कैंसर दैट इफेक्ट द ब्लड, bone marrow and lymphatic system. In this type of blood cancer, number of WBCs increases and RBC decreases. Symptoms क्या होते हैं? Symptoms क्या होता है? कुछ तो बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं, वो हर डिजीज़ में होते हैं, लेकिन कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा सीवियर सिस्टम होते हैं। नंबर 1 फीवर या चिल उनको फीलिंग होती है, फ्रीक्वेंट सीवियर इन्फेक्शन होने लगते हैं, लिम्फ नोड जो है वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो जाता है, ब्लीडिंग होने लगती है, टिंग रेड स्पॉट ऑन द स्किन फॉर्म होते हैं, छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं, बोन पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। परसिस्टेंट फटीग, थकन, वीकनेस का एहसास होने लगता है, वेट लॉस है, इनलार्जमेंट ऑफ द लिवर और स्प्लीन, रिकरेंट नोज ब्लीडिंग, ब्लड आने लगता है नोज से, एंड स्वेटिंग एट नाइट। अच्छा, कॉजेज़ क्या होते हैं? कॉजेज़ मैंने आपको पहले बता दिया, अंडरलाइन कीजिए। म्यूटेशन इन द DNA, mutation in the DNA, some abnormalities cause the cell to grow and divide more rapidly and continue living when normal cell would die. ठीक है, तो नॉर्मल सेल डाई हो जाते हैं, इरेगुलर एबनॉर्मल डिवीजन स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बट दे ऑल आर फंक्शनलेस। होते तो बहुत सारे WBC, लेकिन इनका फंक्शन जो है वो ख़त्म हो जाता है। कौन कौन से रीज़न है, क्या वजह हो सकती है? जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, एक्सपोजर टू सर्टेन केमिकल्स, स्मोकिंग एंड फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली में कैंसर बहुत ज़्यादा है तो उन लोगों को हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है, किसी तरह जीन में जो है वो चेंजेस आ जाती हैं, या किसी भी केमिकल से। आजकल जैसे कहते हैं कि कुछ केमिकल्स हार्मरेज रेज की वजह से, तो ये रेज जब बॉडी के अंदर एंटर होते हैं तो DNA को ये म्यूटेशन हो जाता है, जिसकी वजह से एबनॉर्मल सेल्स प्रोड्यूस होना शुरू होते हैं। सेकेंड डिजीज़ इज़ अ थैलेसीमिया। थैलेसीमिया इज़ अ नेम ऑफ द डिजीज़ इन विच हीमोग्लोबिन जो है वो बनना स्टॉप हो जाते हैं। आपके पास सेकेंड लाइन पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इनकी क्या सिम्टम्स है या क्या इनकी डिजीज़ है? सेकेंड लाइन को अंडरलाइन कीजिए। हैविंग थैलेसीमिया डू नॉट प्रोड्यूस और प्रोड्यूस लिटिल अमाउंट ऑफ द हीमोग्लोबिन। इनके बॉडी में हीमोग्लोबिन ही नहीं बनते। जब रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होंगे तो ऑक्सीजन कैसे कैरी करेंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत ही डेंजरस डिजीज़ है, और मोस्टली ये एक जेनेटिक डिजीज़ है, इनहेरिटेड डिजीज़ है, ये बाद में नहीं होती है, ये डिजीज़ जीन्स के अंदर होती है। अब इस तरह हम कैसे मालूम कर सकते हैं? व्हाट आर द सिम्टम्स? पेल एंड रेस्टलेस अपीयरेंस, स्लो ग्रो, डेवलप जो है वो कैपेबिलिटी बहुत डिले हो जाती है, इनकी स्प्लीन और लिवर जो है वो इनलार्ज हो जाते हैं, पुअर एपिटाइट होती है, डार्क यूरिन कलर होता है, जॉन्डिस के सारे सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम थैलेसीमिया को वी कैन डिवाइड थैलेसीमिया इनटू 2 टाइप्स। नंबर 1 इज़ अ मेजर एंड नंबर 2 इज़ अ माइनर, ठीक है। इन मेजर थैलेसीमिया जो म्यूटेड जीन है, एक फादर साइड से और एक मदर साइड से, दोनों जीन जो हैं वो म्यूटेटेड चाइल्ड जो है वो एक्वायर करता है, और इसकी पूरी लाइफ में ये डिसऑर्डर जो है वो मौजूद रहता है, और लैक ऑफ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस द नॉर्मल हीमोग्लोबिन एंड फील वेरी क्रॉनिक फटीग। इसको समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, आपको ये बात पहले ही मालूम है कि हम तमाम जो जितने भी ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होते हैं वो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम अपने फादर साइड से लेते हैं और हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर साइड। लेकिन अगर मदर को भी थैलेसीमिया है और अगर फादर को भी थैलेसीमिया है तो क्या होगा? तो ये एक जीन मदर साइड से भी लेंगे और एक जीन फादर साइड से भी लेंगे, तो इनके पास दोनों जीन जो है वो म्यूटेटेड जीन है, दोनों जीन जो है वो म्यूटेटेड है, और इनके अंदर ये एबिलिटी नहीं होती है कि ये RBC जो है वो प्रोड्यूस कर सके, इरिथ्रोसाइट प्रोड्यूस कर सके।
तो ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे ऑफस्प्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा बचपन से ही उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जाता है। ठीक है, हर मंथ उनको ब्लड दिया जाता है, क्योंकि ये इनके खुद अपनी बॉडी में जो है वो ब्लड नहीं बन रहा है, तो ये दे आर डिपेंड ऑन द अदर वंस, ये दूसरों से ब्लड लेते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है और फिर ये सर्वाइव करते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप जो मैंने आपको बताया थैलेसीमिया माइनर, इसके अंदर ऑफस्प्रिंग जो है वो कोई एक जीन जो है वो म्यूटेटेड होता है, मे बी फादर साइड से या मे बी मदर साइड से। जब वो एक जीन म्यूटेटेड है तो ये इनके अंदर थोड़ी सी एबिलिटी होती है कि ये आरबीसी जो है वो प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, सो थैलेसीमिया जो है आपके पास 2 टाइप्स के होते हैं, मेजर एंड माइनर, ये मैंने आपको दोनों बता दिया है और आपको ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ स्टूडेंट कम टू द क्वेश्चन आंसर। देयर आर 3 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 2 पार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है ब्लड, ठीक है, एंड नंबर 9 पार्ट है ग्रेनुलोसाइट। पेज नंबर 187 में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। पेज नंबर 187 पे आ जाइए जी। ब्लड के लिए आप आंसर ये लिख लीजिएगा, क्योंकि आपको डिफाइन करना है, पूरा डिटेल आंसर नहीं चाहिए। सो यू राइट ब्लड फ्रॉम हेयर टू हेयर, या आप पूरा लिख लीजिएगा। दिस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू और प्लाज्मा एंड कार्पसेस होते हैं। सेकेंड उन्होंने पूछा है ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को एक्सप्लेन करने के लिए आप आएंगे पेज नंबर 189। पेज नंबर 189 आप स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ऊपर वाला पैराग्राफ। पहले आप ल्यूकोसाइट बताएंगे, व्हाट इज ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट इज अ वाइट ब्लड सेल। उसके बाद उन्होंने पूछा ग्रेनुलोसाइट। तो ग्रेनुलोसाइट हमारे पास सिर्फ 3 टाइप्स के सेल होते हैं, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो आप इसको ये पूरा आप आप चाहें तो चार्ट बना लीजिए, या आप इसको स्ट्रेट लाइन में लिख सकते हैं। फर्स्ट हेडिंग आप न्यूट्रोफिल लिखिए और इसके बारे में लिख दीजिए। सेकंड हेडिंग आप इओसिनोफिल की डालिए, आप पूरा लिख लीजिए, और फिर बेसोफिल की लिख लीजिए। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको चार्ट बना के लिखें या आप इसको स्ट्रेट लिख लीजिए, लेकिन पहले आप ल्यूकोसाइट के बारे में पूरा बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास। इन्होंने कहा है कि आप कंपैरिजन कीजिए बिटवीन WBC एंड RBC। WBC एंड RBC, इसके लिए आप चाहें तो आप खुद भी लिख सकते हैं। पेज नंबर 189 पे आपके पास इरिथ्रोसाइट के बारे में लिखा हुआ है, और पेज 189 पे WBC के बारे में, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे कंपैरिजन लिख दिया है। आप इसको अपने पास लिख लीजिएगा। इरिथ्रोसाइट की हेडिंग डालें, ल्यूकोसाइट की हेडिंग डालें, ठीक है। बाइकॉन के सर्कुलर रेड सेल्स होते हैं, और जबकि WBC जो कलरलेस इरेगुलर होते हैं, ये जो होते हैं नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, और WBC न्यूक्लिएटेड होते हैं। अबाउट 5 लाख जो है क्यूबिक मिलीमीटर जो है वो RBC मौजूद है, जबकि 7500 क्यूबिक मिलीमीटर WBC होते हैं। RBC सिर्फ 1 टाइप का होता है, ओनली 1 टाइप, जबकि WBC 5 टाइप के होते हैं। फंक्शन जो होता है इसका ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन करते हैं, ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, जबकि इनका जो फंक्शन है दे प्रोटेक्ट द बॉडी बाय किलिंग जर्म्स, दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज़, और आप चाहें तो उसके नीचे डायग्राम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो आप ये डिफरेंस अपने पास कर सकते हैं आराम से, कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके पास बुक में भी लिखा हुआ है, और आप चाहें तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर अपने पास कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज ब्लड? एक्सप्लेन कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड एंड फंक्शन ऑफ कार्पसेस। ये आपके पास बहुत लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके लिए आप आएंगे पेज नंबर 187 में आप ब्लड की हेडिंग डालकर उसके बाद प्लाज्मा लिखेंगे पूरा। उसके बाद आप इसके बारे में इरिथ्रोसाइट के बारे में लाइंस पे लिख लीजिए। इस तरह आप चार्ट नहीं बनाएंगे, कॉम्पोजिशन वगैरह लिख दीजिए। उसके बाद आप ल्यूकोसाइट के बारे में लिखिए, और आप उसके बाद प्लेटलेट्स के बारे में पूरा लिखेंगे, और आप ये डायग्राम तीनों की बनाएंगे। तीनों डायग्राम बनी हुई है, आप नोट कीजिए। प्लेटलेट्स की भी बनी हुई है, रेड ब्लड सेल की बनी हुई है, एंड WBC की। ये जो है एक लॉन्ग क्वेश्चन है, यू शुड कंप्लीट, और ये आप अपने बुक पे छोड़ दीजिए, लेकिन कॉपी पे जो है वो आप क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 और 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आप पार्ट 5 जो है कॉपी में करेंगे। इस लॉन्ग क्वेश्चन को आप चाहें तो बुक में छोड़ दीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार ये बात समझाती हूँ कि आप ईच एंड एवरी लाइन सबको बहुत गौर से पढ़ें और इसको अंडरलाइन कीजिए, क्योंकि आपका ऑब्जेक्टिव किसी पेज से भी, किसी लाइन से भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बुक से आए। तो ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन कीजिए। फर्स्ट टाइम न्यू बुक आई है, आपको नहीं मालूम कौन सा क्वेश्चन आएगा,
सो यू शुड लर्न ऑल द लाइन्स एंड पैराग्राफ क्वेश्चन बुक में है या नहीं है, डायग्राम्स उन्होंने आपसे पूछी है या नहीं पूछी है, आप सबकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।